Hello guys, this is Sarma Savita. How are you all? I hope you all are good beta. Listen, हिस्ट्री में हमारा 8th क्लास का चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर जो हाउ व्हेन एंड वेयर, ये चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका एक पार्ट हम कर चुके हैं. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट हाउ डेट्स आर इम्पोर्टेंट. डेट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट कैसे थी प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था. ठीक है, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, विच डेट्स, कौन सी वाली जो डेट है वो इम्पोर्टेंट थी. ठीक है, देखो देर आर सर्टेन क्राइटेरिया फॉर मेकिंग डेट्स इम्पोर्टेंट. यहाँ पे एक क्राइटेरिया फिक्स होता है किस चीज़ का, जो डेट्स को इम्पोर्टेंट बनाता है. डेट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ऑन. डेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं ऑन देयर ऑन, मतलब अपने बिहाफ पे वो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं. वी मेक डेट्स इम्पोर्टेंट बाय फोकसिंग ऑन ए पर्टिकुलर इवेंट विच ऑक्योर्ड ऑन दैट डेट. हम डेट्स को इम्पोर्टेंट बनाते हैं हाउ, बाय फोकसिंग ऑन ए पर्टिकुलर इवेंट, किसी भी विशेष घटना के ऊपर फोकस करके जो उस दिन हुई होती है. ठीक है, जैसे कि हम सबको अपना बर्थडे याद रहता है. हाउ, बिकॉज उस दिन हमारा बर्थ हुआ होता है, दैट्स वाई तो वो डेट इंपॉर्टेंट होती है. अदरवाइज वो डेट अदर डेट की जैसे ही होती है. तो फिर वो दिन हमें कैसे याद रहता है, क्यों, क्योंकि उस दिन हमारा बर्थ हुआ होता है तो वो दिन स्पेशल हो जाता है, इसलिए वो डेट इंपॉर्टेंट होती है. अदरवाइज डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं. ठीक है, इन हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस, इतिहास जिसमें जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा है, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज गवर्नर जनरल्स टुक ओवर एंड रिटायर्ड ऑन सर्टेन डेट्स. कौन सी वाली डेट इंपॉर्टेंट है, जैसे गवर्नर जनरल जो रहे यहाँ पर, उन्होंने कैसे शासन किया, कब उन्होंने टुक ओवर किया, कब वो रिटायर हो गए, किस डेट को वो रिटायर हो गए, ये चीज़ें, ये वाली जो डेट है वो हिस्ट्री के अंदर इम्पोर्टेंट है. कौन सी हिस्ट्री, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी है. वी कैन साइट एन एग्जाम्पल ऑफ द कोरोनेशन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक उदाहरण दे सकते हैं किसका, कोरोनेशन मतलब राज तिलक करना, किसका, वॉरेन हेस्टिंग्स का, एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल. एक फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स का राज तिलक करना, वो डेट इंपॉर्टेंट है. और दैट ऑफ द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल विद द लास्ट वॉइसराय माउंटबेटन, और जो लास्ट वॉइसराय रहा है माउंटबेटन उस तक का. ठीक है, तो वो सारी डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं. इन बिटवीन देर वर सेवरल वॉइसराय हु सक्सीडेड. इसके बीच में कई वॉइसराय थे जो सक्सीडेड हुए, जो सफल हुए. दीज इंक्लूडेड हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, पेंटिक, डलहौजी, रिपन, कर्जन, इरविन एट्सेट्रा. इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है, मतलब कौन कौन शामिल हैं. हेस्टिंग्स, जिसको हमने देखा कि ये जो फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं वो रहे. सेकेंडली देखिए, सेकेंडली वेलेजली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पॉलिसी बताई थी. कौन सी वाली, सब्सिडरी अलायंस, जिसके अंदर क्या था, जो इंडियन रूलर्स थे वो अपने बिहाफ पे खुद की आर्मी जो है वो फॉर्म नहीं कर सकते थे. बेंटिक ने क्या किया था, विलियम बेंटिक थे, इन्होंने राजा राम मोहन रॉय की हेल्प करी थी. किस चीज़ में, जो हमारे यहाँ सोशल लेवल थी सती सिस्टम, उसको इन्होंने बैन करवाने में हेल्प करी थी. राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की जो स्थापना करते हैं, एंड 1829 में विलियम बेंटिक उनकी हेल्प करते हैं, जिससे सती सिस्टम को बैन किया जाता है. अदर भी जो सोशल लेवल्स थी, जैसे पॉलीगेमी है एंड फीमेल फर्टिसाइड्स है, और अगर हम बात करते हैं चाइल्ड मैरिज हैं, तो ये जो सारी सोशल लेवल्स थी उनके खिलाफ इन्होंने हेल्प करी थी. डलहौजी एक पॉलिसी चलाते हैं. पॉलिसी कैसी थी, पॉलिसी में था डॉक्टराइन ऑफ लैप्स, मतलब हड़प की नीति. कैसे, अगर किसी राजा की कोई सक्सेसर नहीं है, मतलब उसका कोई वारिस नहीं है, तो वो किसी को गोद नहीं ले सकते थे. और उनकी डेथ के बाद उनका जो शासन होता था वो किस में इंक्लूड कर लिया जाता था, ब्रिटिशर्स वाला जो साम्राज्य था उसके अंदर उसको शामिल कर लिया जाता था. नेक्स्ट है रिपन. इनके टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है, 1881 में जो फर्स्ट टाइम सेंसस होती है वो होती है. अब फर्स्ट टाइम सेंसस के 2 क्वेश्चन बनते हैं बेटा. देखिए, अगर हम जीके पर्पज से देखते हैं तो 1872 में फर्स्ट टाइम सेंसस होती है. जनगणना जो है 1872 में, उस टाइम पे होते हैं मेयो. ठीक है, मेयो होते हैं जब 1872 में फर्स्ट टाइम सेंसस करी जाती है. और रिपन वाले भी फर्स्ट टाइम, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन पॉसिबल कैसे है,
फर्स्ट टाइम तो 1872 में होती है, उस टाइम पे मेयो होते हैं। और जब रिपन होते हैं 1881 में, तब भी क्वेश्चन में क्या आता है, फर्स्ट टाइम ही आता है, लेकिन फर्स्ट टाइम कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ डिकेड्स, दशकीय आधार पर शुरू हो जाती है, मतलब हर 10 साल में सेंसस होनी है। ये रूल कब से शुरू हो जाता है, रिपन के टाइम पीरियड के दौरान से 1881 में सेंसस होती है तब से। नेक्स्ट है कर्जन। कर्जन को हम हिस्ट्री में आगे क्या पढ़ने वाले हैं, कर्जन से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, वो हम इसमें देखेंगे। एंड इरविन जो है, इससे रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन समझौता होता है, ये हम आगे जाके हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ऑल डेट्स इन हिस्ट्री बुक्स वर रिलेटेड टू अचीवमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़। ये जो सारी डेट हैं हिस्ट्री की बुक्स के अंदर जो रिलेटेड हैं किससे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की अचीवमेंट से, उन्होंने क्या क्या हासिल किया उससे रिलेटेड हैं जो डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, हाउ डू वी पीरियडाइज। इन 1817 स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर जेम्स मिल बॉट आउट ए 3 वॉल्यूम वर्क। 1817 में स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर मतलब राजनीतिक दार्शनिक है, स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के हैं, जेम्स मिल ये नाम है, बॉट आउट ए 3 वॉल्यूम वर्क, वो 3 खंडों में काम करते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एक इतिहास, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये एक बुक लिखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मिल डिवाइडेड इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, जो इंडिया को 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस मेथड ऑफ पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज एक्सेप्टेड वाइडली। ये जो मेथड था इनका समय अवधि में बांटना इंडियन हिस्ट्री को, ये व्यापक रूप से एक्सेप्ट किया गया, बड़ी लेवल पर एक्सेप्ट किया गया। बाय डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके वी डिमार्केट इट इनटू ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर हम इसका सीमांकन करते हैं कैसे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल मतलब तिथि क्रमानुगत आधार पर, ठीक है, क्रम के अनुसार। चेंजेस विच टुक प्लेस फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, एक टाइम पीरियड से, एक मतलब एक जगह, एक समय के बाद दूसरे समय में कितना जो चेंज होता है वो चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम मिल्स क्लासिफिकेशन, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। तो जो देखो, एक तो जो जेम्स मिल हैं, ठीक है, जिन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश, जेम्स मिल ने। अब जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उन्होंने भी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पीरियड में। कैसे, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, बात अलग नहीं थी, बातें सेम ही है। कैसे, एंशिएंट वाज आइडेंटिफाइड विद हिंदू, एंशिएंट मतलब हिंदू को आइडेंटिफाई करते हैं, मेडिवल विद मुस्लिम, मेडिवल जो इंडिया है, मेडिवल जो हिस्ट्री है वो मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई करती है, एंड मॉडर्न जो है वो ब्रिटिश को करती है। सच ए पीरियडाइजेशन वाज एलियन टू एनी अदर कल्चर। ये इस तरह का जो पीरियडाइजेशन था, इस तरह की जो समय अवधि थी, वो किसी दूसरी कल्चर के लिए विदेशी के जैसे थी। इट एम्ड एट क्रिएटिंग डिविजन्स एंड शोइंग ब्रिटिश रूल एज प्रोग्रेसिव एंड मॉडर्नाइजेशन। इसका मकसद क्या था, इसका एम क्या था, लक्ष्य क्या था कि हिस्ट्री, ये जो क्रिएटेड डिवीजन, जो क्रिएटिंग डिवीजन जो बंटवारा किया गया है, उसमें ये दिखाना था कि जो ब्रिटिश रूल है वो प्रोग्रेसिव मतलब उन्नति कर रहा है, एंड मॉडर्नाइजेशन और आधुनिकीकरण को दिखाना था। द पीरियडाइजेशन इन इंडिया बेस्ड ऑन द वेस्टर्न हिस्ट्री, ये जो पीरियडाइजेशन है वो इंडिया का किस हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड था, वेस्टर्न, पश्चिमी जो हिस्ट्री है उसके ऊपर बेस्ड था। मेडिवल एज वाज ए सोशल इल्यूडेड फ्रॉम रीजन, लेकिन जो मध्य कालीन जो एज थी, सोशल इल्यूडेड फ्रॉम रीजन, जो सामाजिक कारण से बहिष्कृत होती है। वेल ब्रिटिश रूल लेड टू एक्सप्लॉयटेशन, जबकि जो ब्रिटिश रूल था उसने क्या किया था, शोषण किया था। विदाउट एनी प्रोग्रेस, बिना किसी उन्नति के उसने शोषण ही किया था। इंडियन हिस्टोरियंस कैटेगराइज्ड दिस पीरियड एज कॉलोनियल, और जो भारतीय इतिहासकार रहे हैं उन्होंने इस पीरियड को कैसे कैटेगराइज किया है, उन्होंने इसको एज कॉलोनियल, उन्होंने इसको कैटेगराइज किया है। देखिए इसमें हमने क्या देखा, 1817 में जेम्स मिल हैं जो एक बुक लिखते हैं, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो मिल जो है वो डिवाइड करते हैं 3 पीरियड में हिस्ट्री को, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश। सेकेंडली जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो भी डिवाइड करते हैं, वो कैसे करते हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। बातें अलग नहीं थी, बातें सेम ही थी, हिंदू मतलब एंशिएंट, मेडिवल मतलब मुस्लिम और मॉडर्न मतलब ब्रिटिश, ठीक है, सेम ही बात थी। और जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं, जो भारतीय इतिहासकार हैं, वो कैसे डिवाइड करते हैं, वो इसको डिवाइड करते हैं
कॉलोनियल मतलब औपनिवेशिक, और औपनिवेशिक का मतलब होता है कि देश हमारा है, हम देश में रहते हैं बट शासन कोई अदर कर रहा है, ये चीज़ें क्या होती हैं, कॉलोनियल। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है। ब्रिटिश केम टू इंडिया as trader and then established themselves as conquerors subjugating local राजास एंड नवाब्स। जो ब्रिटिश हैं वो भारत में आते हैं, कैसे आते हैं, एज ट्रेडर्स, व्यापारी बन के आते हैं, एंड देन एस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ एज कन्क्योरर्स, और वो खुद को स्थापित कैसे कर लेते हैं, कन्क्योरर्स, विजेता के रूप में खुद को स्थापित कर लेते हैं। सब्जुगेटिंग लोकल राजाज एंड नवाब, सब्जुगेटिंग होता है वश में कर लेना, किसको, राजा और नवाब को। उस टाइम कब की बातें हो रही हैं, 1817 की बातें हो रही हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो उस टाइम पे था नहीं, संविधान तो हमारा बना नहीं था, ना कोई गवर्नमेंट थी हमारे देश में। तो जो एक पार्टी बनती है कांग्रेस, वो भी 1885 में बनती है। कांग्रेस भी इतना लास्ट में बहुत पीछे आके बनती है, बहुत बाद में बनती है, लेकिन उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे राजा शासन कर रहे हैं, नवाब शासन कर रहे हैं, और वो उनको वश में कर लेते हैं। दे गेन्ड ए मोनोपोली ऑफ द इकोनॉमी, और वो जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर एक अधिकार स्थापित कर लेते हैं। दे कलेक्टेड रेवेन्यू, वो राजस्व इकट्ठा करते हैं। बॉट कमोडिटीज एट लो प्राइसेस, लो प्राइसेस कम दाम के ऊपर, बॉट कमोडिटीज, कमोडिटीज मतलब माल खरीदते हैं कम रेट पर, एंड प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स, और फसलों को जो उत्पादन करते हैं, विच गिव देम प्रॉफिट, जो उनको ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं, वह उन्हीं क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। ब्रिटिश रूल बॉट चेंजेस इन पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स, जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश जो शासन था, वो क्या लेकर आता है, बदलाव लेकर आता है, किसमें, इन पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से, कल्चरल, सांस्कृतिक रूप से, सोशल, सामाजिक रूप से, एंड इकोनॉमिक फील्ड्स मतलब आर्थिक आधार पर। ठीक है, इन तरीकों पे जो चेंजमेंट लेकर आता है कौन, ब्रिटिश रूल बॉट चेंजेस इन पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड, दिस पीरियड इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म, या फिर दिस पीरियड इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो इसी पीरियड को क्या कहा जाता है, कॉलोनाइजेशन कहा जाता है, कॉलोनाइजेशन कहा जाता है मतलब औपनिवेशिकरण कहा जाता है। आई होप जितनी बात मैंने आपको बताई है उतनी आपकी समझ में आई होगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।